इतने मुश्किल नहीं है वो ऑर्डर 21 बिल्कुल भी, सिर्फ वो लेंथी है सारा प्रोसीजर उसमें बताया गया। अब ये एग्जीक्यूशन कैसे करवानी है, देखें एक डिक्री पास हो गई है, वो नहीं कर रहा उसको एग्जीक्यूट, तो फिर ऑब्वियसली उसको अरेस्ट किया जाएगा, उसको डिटेन किया जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाएगा, फिर एट द एंड उसकी प्रॉपर्टी को सेल कर दिया जाएगा। इस तरह एग्जीक्यूट होती है अगर मोटे मोटे लफ्ज़ों में चले। कहाँ पे इसकी एप्लीकेशन देते हैं, जिस कोर्ट ने डिक्री पास किया उसी कोर्ट में हम एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल कर देते हैं एप्लीकेशन के, जी अब इसको एग्जीक्यूट भी करवा के दो। यही सारा कुछ जो मैंने अभी बोला ये सारा हमने इन सेक्शंस में और उस ऑर्डर 21 में पढ़ना है। देखें ये जो एग्जीक्यूशन का ऑर्डर 21 है ना, ये इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो दूसरे हैं लॉज लाइक फैमिली लॉ हो गया, बैंकिंग लॉ हो गया, जितने भी दूसरे लॉज हैं, स्पेशल लॉज हैं, उनमें भी जो ये दावे होते हैं ना, बेशक उनके प्रोसीजर उसके ट्रायल के थोड़े डिफरेंट होंगे, लेकिन जो एग्जीक्यूशन को अडॉप्ट करते हैं वो यहाँ से ऑर्डर 21 के प्रोसीजर्स को ही फॉलो करते हैं। सो ये एक ऑर्डर से हम काफ़ी सारे डिफरेंट स्पेशल लॉज में भी जो एग्जीक्यूशन होनी है वो हमें पता होगा कि हम कैसे कर सकते हैं। इस वजह से ऑर्डर 21 बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से बड़े क्वेश्चन बनते हैं इन सेक्शंस में से और इस ऑर्डर में से। सो लेट्स स्टार्ट, अल्लाह का नाम लेते हैं। एग्जीक्यूशन जनरल, अब ये जनरल से इसके क्या आज ये बता रहे हैं। सेक्शन 36 एप्लीकेशन टू ऑर्डर्स, द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड रिलेटिंग टू एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज शैल सो फार एज दे आर एप्लीकेबल बी डीम्ड टू अप्लाई टू द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स। अब यहाँ पे सादा लफ्ज़ों में ये कह रहे हैं कि ये जो भी प्रोविजंस हैं ये ऑर्डर 21 में है, यहाँ पे जो सेक्शंस हम पढ़ रहे हैं एग्जीक्यूशन के रिलेटेड जितनी भी प्रोविजंस वगैरह, ये डिक्री की एग्जीक्यूशन में तो एप्लीकेबल है। इसके साथ साथ अगर कोई ऐसा ऑर्डर कोर्ट की तरफ से पास किया गया है जो कि एग्जीक्यूटेबल है, जिसकी हम एग्जीक्यूशन में जाते हैं, उनमें भी यही सारी प्रोविजंस को अप्लाई किया जाएगा। सादा लफ्ज़ों में अगर एग्जीक्यूशन किसी डिक्री की करवानी है तो ऑब्वियसली लगने हैं, अगर किसी ऑर्डर की एग्जीक्यूशन करवानी है तो भी यही सारी प्रोविजंस लगेंगी। 37 में क्या कह रहा है, डेफिनेशन ऑफ कोर्ट विच पास द डिक्री। अब मैंने आपको पहले ही कह दिया कि जिस कोर्ट ने डिक्री पास की होती है वही एग्जीक्यूशन करवाती है, वही एग्जीक्यूटिंग कोर्ट बात कन्वर्ट हो जाती है। अब यहाँ पे इसको डिफाइन कर रहे हैं फर्दर, बेसिकली द एक्सप्रेशन कोर्ट विच पास द डिक्री और वर्ड्स टू दैट इफेक्ट, इनको डिफाइन किया गया। शैल इन रिलेशन टू द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज unless there is anything repugnant in the subject or context be deemed to include। अब इनमें क्या include होगा, court which pass the decree, words to that effect, इसमें कौन कौन सी बातें अब शामिल हैं। नंबर 1, where the decree is to be executed has been passed in the exercise of appellate jurisdiction, the court of first instance। देखें ट्रायल किया सिविल कोर्ट ने या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी ऑर्डर 37 के अकॉर्डिंगली वो ट्रायल करती है, तो जो ट्रायल कोर्ट होगी उसी में हम एग्जीक्यूशन की पिटीशन फाइल करते हैं, वो ही हमारी एग्जीक्यूशन करवाती है। लेकिन अगर डिक्री पास हो रही है एक अपील में, तो क्या अपील वहाँ पे एग्जीक्यूटिंग कोर्ट होगी? नहीं, उस सिनेरियो में भी जो ट्रायल कोर्ट है वो ही एग्जीक्यूट होगी, वो ही एग्जीक्यूशन कोर्ट होगी, यही यहाँ पे कहा गया। देखें वेयर द डिक्री हैज़ बीन वेयर द डिक्री टू बी एग्जीक्यूटेड हैज़ बीन पास्ड इन द एक्सरसाइज ऑफ एपलेट ज्यूरिसडिक्शन, अपील में डिक्री हो रहा है। द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस, वो कौन सी हमारी ट्रायल कोर्ट, सिविल कोर्ट या अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो होंगी, वहाँ पे हमने ये एग्जीक्यूशन करवानी है। एंड बी क्या कह रहे हैं, वेयर द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस हैज सीज टू एग्जिस्ट और टू हैव ज्यूरिसडिक्शन टू एग्जीक्यूट इट। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आता है कि जो ट्रायल कोर्ट थी वो ख़त्म हो गई है या अब उस कोर्ट के पास एग्जीक्यूशन करवाने की ज्यूरिसडिक्शन उसकी नहीं रही, उस कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है या वो कोर्ट ही ख़त्म हो गई है, इस सूरत में कौन सी कोर्ट फिर एग्जीक्यूशन करवाएगी? अब इसके लिए कहते हैं द कोर्ट विच, वो वाली कोर्ट विच
if the suit wherein the decree was passed was instituted at the time of making the application for the execution of the decree would have jurisdiction to try such suit. अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि उसको वो कोर्ट एग्जीक्यूशन करवाएगी कि जब ये एप्लीकेशन हम दे रहे हैं एग्जीक्यूशन के लिए, तो उस वक़्त अगर हमने वही दावा फाइल करना होता तो जिस कोर्ट में हम कर सकते थे ना, जो अवेलेबल थी, जिसमें हम वही दावा जिसकी एग्जीक्यूशन करवाना चाहते हैं, जो हम अब चूँकि वो कोर्ट तो ख़त्म हो गया, जो कोर्ट है इस टाइम वो दावा जिस कोर्ट में भी फ़ाइल कर सकते थे वहीं पे हम जाके एप्लीकेशन फ़ाइल कर देंगे और वो हमारा इस डिक्री को एग्जीक्यूट करवाएगा। समझ आई है या नहीं? देखें, इसकी मैं एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर इंस्टेंस एक छोटा इलाका है, उसमें 2 अदालतें हैं, उसमें 2 सिविल कोर्ट थी। एक सिविल कोर्ट ने डिक्री पास की, उसके बाद वो ख़त्म हो गई, अबॉलिश कर दी गई, मिसाल ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे डिक्री कौन करवाएगा? दूसरी एक कोर्ट है। क्या वो दावा जिसकी हम एग्जीक्यूशन करवा रहे हैं वो आज अगर हमने फ़ाइल करना होता तो फिर एक ही अदालत थी, हमने उसमें कर देना था ना। तो चूँकि उसके पास जुरिस्डिक्शन है, हम वही दावा इधर भी फ़ाइल कर सकते थे। अगर हमने आज करना होता तो फिर एग्जीक्यूशन भी वही कोर्ट करवाएगी, हम इधर ही फ़ाइल करेंगे और इसी कोर्ट को समझा जाएगा कि भाई इसी ने डिक्री पास की है। समझ आई है या नहीं है, या पहले भी चली गई है? अच्छा, अब दूसरा पार्ट इसका आ रहा है, ये जनरल थी इसकी प्रोविजंस। कोर्ट्स बाय विच डिक्री मे बी एग्जीक्यूटेड। अब इसमें कोर्ट्स बाय विच डिक्री मे बी एग्जीक्यूटेड 38 में, अ डिक्री मे बी एग्जीक्यूटेड ईदर बाय द कोर्ट विच पास्ड इट और बाय द कोर्ट टू विच इट इज़ सेंट फॉर एग्जीक्यूशन। अब इसमें काफ़ी सारी बातें आ जाएंगी। देखें, अगर तो डिक्री पास की है मुल्तान में एक कोर्ट ने, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन हो सकती है लाहौर में या किसी दूसरे सूबे में, या वो जो डिक्री की एग्जीक्यूशन की वहीं पे हो सकती है जहाँ पे वो डिफेंडेंट रिज़ाइड कर रहा है। वो मुल्तान में नहीं करता, वो मुल्तान से बाहर कर रहा है। तो यहाँ से फिर उनको भेजी भी जा सकती है और वो कोर्ट फिर इसको एग्जीक्यूट करवाती है। सिंपल सी इसमें बात है। देखना, ये एक तो कह रहे हैं कि जिस कोर्ट ने डिक्री पास की है वो ही उसको एग्जीक्यूट करवा सकती है। अब उसमें वो कोर्ट भी शामिल हो गई। एपलेट कोर्ट है तो फिर भी ट्रायल कोर्ट। अगर वो एबॉलिश हो गया तो हम पढ़ के आ रहे हैं जो जिस कोर्ट में हम सूट फाइल कर सकते थे वो भी। ये यहाँ तक तो हम क्लियर है। और दूसरी बात, अब जो नई एडिशन यहाँ पे हो रही है, और बाय द कोर्ट टू विच इट हैज़ सेंट फॉर एग्जीक्यूशन, या फिर मुल्तान की कोर्ट ने किसी और कोर्ट को भेज दिया, भाई इसको एग्जीक्यूट करवाओ। ये डिफेंडेंट आपकी जुरिस्डिक्शन में रह रहा है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी आपकी जुरिस्डिक्शन में है, तो आप इसको एग्जीक्यूट करवाओ। तो वो कोर्ट भी इसको ऐसे ही एग्जीक्यूट करवाएगी जैसे उसी कोर्ट ने इसकी डिक्री पास की है। ये नई एडिशन होगी। तो अब इसको पढ़ते हैं। क्लियर, ये जनरल इसमें रूल बता दिया सेक्शन 38 में। 39 में देखें, ट्रांसफ़र ऑफ डिक्री। द कोर्ट विच पास द डिक्री मे ऑन द एप्लीकेशन ऑफ डिक्री होल्डर सेंड फॉर इट्स एग्जीक्यूशन टू अनदर कोर्ट। अब ये दूसरे वाली बात जो हमने 38 में पढ़ी है, ये उसकी एक्सटेंशन फर्दर, उसको एक्सप्लेनेशन हमें इस सेक्शन 39 में मिल रही है। अगर डिक्री होल्डर ने एप्लीकेशन ही दे दी कि जी इसको फलानी कोर्ट से आप एग्जीक्यूट करवाएं, तो फिर कोर्ट उस कोर्ट को भी भेज सकती है। लेकिन किस कंडीशंस में, किन सर्कमस्टांसेस में, वो ये आगे 4 बता दिए हमें। पहली, if the person against whom the decree is passed actually or voluntarily resides or carry on business or personally works for gain within the local limits of the jurisdiction of such court। मैंने वही बात की थी ना, डिफेंडेंट किसी दूसरी, वो रहता लाहौर में, डिक्री पास हो रही है मुल्तान में, अगर यहाँ पे प्लेंटिफ फिर एप्लीकेशन फाइल कर देगा कि जी इसको उधर भेज दें, वहाँ पे ये एग्जीक्यूट हो सकती है, उधर भेज देगी, तो वो वाली कोर्ट फिर इसको एग्जीक्यूट करवाएगी, लाहौर वाली। बी में क्या कह रहे हैं, इफ़ सच पर्सन हैज़ नो प्रॉपर्टी, उसकी कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं, विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट विच पास द डिक्री सफिशिएंट टू सेटिस्फाई सच डिक्री एंड हैज़ प्रॉपर्टी विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ सच अदर कोर्ट। अब डिफेंडेंट रहता कहीं और पे है, या उसकी यहाँ पे बी में कह रहे हैं डिफेंडेंट मुल्तान और लाहौर की हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं,
मुल्तान में सूट फाइल किया, यहाँ पे डिक्री पास हुई, डिफेंडेंट रहता भी यहाँ पे है, लेकिन उसकी कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं है। उसकी प्रॉपर्टी कहाँ पे है? वो लाहौर में है। तो अगर एप्लीकेशन दे दी इसने जिसने डिक्री होल्डर ने कि जी इसकी प्रॉपर्टी वहाँ पे लाहौर में है, इसकी एग्जीक्यूशन वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दें, वहाँ वाली कोर्ट इसको कर ले, तो हो सकता है। दूसरी कंडीशन आ गई। तीसरी, इफ़ द डिक्री डायरेक्ट सेल or delivery of immovable property situate outside the local limits of the jurisdiction of the court which passed it। यहाँ पे ये फर्दर कह रहे हैं कि अगर सेल डायरेक्ट हो गई हो किसी प्रॉपर्टी की, इमूवेबल प्रॉपर्टी की, और वो उसकी जुरिस्डिक्शन से बाहर है, तो फिर भी वो दूसरी कोर्ट को भेज दिया जाएगा और वो उसको एग्जीक्यूट करवा लेगी, उसको अगर सेल वगैरह करवाना है तो। 4D, if the court which passed the decree consider for any other reason which it shall record in writing that the decree should be executed by such other court। अगर कोर्ट को किसी भी और दूसरी रीज़न की वजह से लगता है तो वो उसको रिकॉर्ड करेगी और दूसरी कोर्ट जहाँ पे वो भेजना चाहती है वहाँ पे भेज के इसको एग्जीक्यूट कर लेगी। अब ये सब सेक्शन 1 में जो लिखा हुआ था कि ये डिक्री होल्डर एप्लीकेशन दे सकता है, लेकिन सब सेक्शन 2 में ये कहा कि ये सारे काम कोर्ट ये जो भेज सकती है, ये ऑन इट्स ओन मोशन भी कोर्ट कर सकती है। ज़रूरी नहीं कि डिक्री होल्डर जो है वो एप्लीकेशन दे कि डिफेंडेंट वहाँ पे रहता है, उसकी सारी प्रॉपर्टी दूसरी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में है, कोर्ट खुद भी इसको भेज सकती है एग्जीक्यूशन के लिए। सब सेक्शन 2 देख लें। द कोर्ट विच पास्ड डिक्री मे ऑफ इट्स ओन मोशन सेंड इट फॉर एग्जीक्यूशन टू एनी सबॉर्डिनेट कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन। किसी भी सबॉर्डिनेट कोर्ट को नहीं, सॉरी ये मैंने गलत कह दिया, यहाँ पे यही था, सॉरी मैं मिक्सअप कर गया हूँ। यहाँ पे जो ऑन इट्स ओन वाली बात है ना, उसके लिए वो किसी अपनी सबॉर्डिनेट कोर्ट को जो कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन वाली है उसको भेज सकता है। यहाँ पे अगर वो ऊपर वाली जो बात थी वो डिफरेंट थी, यहाँ पे है कि अगर कोर्ट को खुद लगे तो वो अपनी किसी सबॉर्डिनेट कोर्ट को भेज सकती है जो कि कॉम्पिटेंट होनी चाहिए जुरिस्डिक्शन के वाले से कि इसको एग्जीक्यूट करवाओ। वहाँ पे तो था ना कि किसी दूसरी कोर्ट को सब सेक्शन 1 में था कि सिर्फ़ और सिर्फ एप्लीकेशन डिक्री होल्डर की पे होना है। 2 में कह रहे हैं कि वो खुद भी भेज सकती है लेकिन अपनी किसी सबॉर्डिनेट कोर्ट को, बाहर नहीं। 40, 41 और 42 ये तीनों सेक्शन आपस में कनेक्टेड है। कैसे देखते हैं, ये देखें, इसका है ट्रांसफ़र ऑफ डिक्री टू अ कोर्ट इन एन अदर प्रोविंस। अब ये किसी दूसरे सूबे की कोर्ट में एग्जीक्यूशन करवानी हो तो ये सारे सेक्शन उसी से रिलेटेड है। वेयर डिक्री इज सेंट फॉर एग्जीक्यूशन इन एन अदर कोर्ट इन एन अदर प्रोविंस, इट शैल बी सेंट टू सच कोर्ट एंड एग्जीक्यूटेड इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाई रूल्स इन फोर्स इन दैट प्रोविंस। अब ये कह रहे हैं कि जब किसी डिक्री को एग्जीक्यूट करवाना हो किसी दूसरे सूबे में तो वहाँ पे भेज दो और वहाँ पे उस सूबे के जो रूल्स हैं ना उससे रिलेटेड एग्जीक्यूशन से वो उनको अडॉप्ट करके उसको एग्जीक्यूट करवाएगी। तो पहली बात तो आ गई ये। अब ये पंजाब है, KPK में और कुछ रूल्स की अमेंडमेंट है अगर, और सिंध में अगर कुछ और है तो वो अपने लिहाज से उसको कर सकते हैं। It shall be sent to such court and executed in such manner, execute उस manner में होगी as may be prescribed by rules in force in that province। उस province के जो भी rules हैं जिनके accordingly execution होनी है उनको adopt करके किया जाएगा। 41, result of execution proceeding to be certified, the court to which a decree is sent for execution shall certify। अब यहाँ पे जिस भी कोर्ट को, अब ये इसको देख लें कि चाहे प्रोविंस से बाहर भेजी है चाहे प्रोविंस के अंदर ही किसी दूसरी कोर्ट को भेजी गई है, इन्होंने स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन नहीं किया। सो किसी भी कोर्ट को जिसको भेजी गई है एग्जीक्यूशन के लिए डिक्री, shall which a decree is sent for execution shall certify to the court which passed it the fact of such execution or where the former court fails to execute the same the circumstances attending the failure। अब ये जिस कोर्ट को भेजी गई है
वो पहले वाली कोर्ट को जिसने डिग्री पास की थी और फर्दर उसको भेजा था, उसको सर्टिफाई करेगी कि भाई हमने इसको एग्जीक्यूट करवा लिया है, या अगर हम नहीं करवा सके तो हम किस वजह से नहीं करवा सके, ये कंपलसरी है। ऐसे नहीं कि यहाँ से मुल्तान की कोर्ट ने लाहौर में भेज दी या पेशावर KPK में किसी अदालत को भेज दी है कि इसको डिग्री को एग्जीक्यूट करवाओ, उसके बाद बात ख़त्म, ये कोर्ट फारिग नहीं। वो वाली कोर्ट वापस इसको बताएगी कि भाई हमने एग्जीक्यूट करवा ली है या हम एग्जीक्यूट नहीं करवा सके और ये सरकमस्टांसेस है जिसकी वजह से हम इसको एग्जीक्यूट नहीं करवा सके। पावर ऑफ कोर्ट्स इन एग्जीक्यूटिंग ट्रांसफर डिक्री। अच्छा, ये क्या कह रहा है? द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग अ डिक्री सेंट टू इट shall have the same powers in executing such decree as if it had been passed by itself। ये क्लियरली कह रहे हैं कि जिस कोर्ट को डिक्री भेजी गई है ना कि भाई आप इसको एग्जीक्यूट करवाओ, चाहे वो प्रोविंस से बाहर है चाहे वो प्रोविंस के अंदर है, उसके पास वो सारी पावर्स होंगी जो उस कोर्ट की थी जिसने वो डिक्री पास की थी। एज इट इज़ सारी पावर्स, ये नहीं कि उसके पास पावर्स कम हो जाएंगी, सारी वही पावर्स होंगी। All person disobeying and obstructing the execution of the decree shall be punishable by such court in the same manner as if it has passed the decree। अगर कोई disobey कर रहा है उस कोर्ट के ऑर्डर, तो वो उस पे उसको पनिश वगैरह कर सकती है, सारी पावर्स हैं। and its order in executing such decree shall be subject to same rules इन रिस्पेक्ट ऑफ अपील एज इफ अपील के रिगार्डिंग भी सारे रूल्स उसके वही होंगे। यानी सादा लफ्ज़ों में समझ लें कि इस सेक्शन में यहाँ तक ये कहा गया कि जो पावर्स इस कोर्ट के पास थी ना वो सारी उसके पास आ गई। अगर कोई डिसोबे कर सकता है तो जिस तरह अगर ये कोर्ट उसको पनिश कर सकती थी वो कोर्ट कर सकती थी। अपील के रिगार्डिंग इसके ऑर्डर के अगेंस्ट अगर अपील हो सकती थी तो जो कोर्ट अब एग्जीक्यूट करवा रही है, चाहे वो दूसरे सूबे में है चाहे उसी सूबे में है, तो उसके ऑर्डर्स भी उसी तरह अपीलेबल होंगे अगर उनको CPC में प्रोवाइड किया गया। ये सिंपल सी बात है। अच्छा, सबसेक्शन 2 में ना इसके ऊपर तो उन्होंने जनरली कह दिया कि सारी पावर्स उसके पास वही होंगी। सबसेक्शन 2 में फर्दर और कुछ उसमें ऐड किया, स्पेसिफिक कुछ सेक्शंस बताए हैं कि इनकी पावर्स इनके पास होंगी। अच्छा, सब सेक्शन 2, अब ये देखें ऊपर इन्होंने जनरल पावर 42 में बता दिया सब सेक्शन 1 में कि सारी वही पावर्स होगी, लेकिन फॉर सम रीज़न ये सब सेक्शन 2 में स्पेसिफिकली कुछ पावर्स को मेंशन कर दिया गया। देखें, अब ये खुद कह भी रहे हैं, विदाउट प्रिजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फोरगोइंग प्रोविजंस द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग अ डिक्री सेंट टू इट शैल हैव द फॉलोइंग पावर्स नेमली। अब ये इसमें फर्दर कह रहे हैं विदाउट जनरलिटी ऑफ द फोरगोइंग प्रोविजन द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग अ डिक्री। हाँ, अब स्पेसिफिक कुछ पावर्स। एक है पावर अंडर सेक्शन 39 टू ट्रांसफ़र द डिक्री टू अनदर कोर्ट इफ़ नेसेसरी। यानी जिस अब यहाँ से हमने मुल्तान की कोर्ट ने एग्जीक्यूट करवाने के लिए लाहौर को भेज दी,
ये 39 के अकॉर्डिंगली वो कह रहे हैं कि वो लाहौर की कोर्ट फर्दर आगे भी किसी और को कोर्ट को भेज सकती है कि आप इसको एग्जीक्यूट करवा लो। तो ये एक पावर स्पेसिफिकली वो मेंशन कर रहे हैं। पावर अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 50 टू परमिट एग्जीक्यूशन टू प्रोसीड अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब ये भी वो कह रहे हैं कि ये भी उसके पास पावर है जो कि ऑटोमेटिकली है, लेकिन स्पेसिफिकली मेंशन कर रहे हैं कि अगर जजमेंट लेटर नहीं है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट भी वो एग्जीक्यूट करवा सकती है वो कोर्ट जिसको ये भेजी गई है। पावर अंडर सेक्शन 152 टू करेक्ट क्लैरिकल। अब ये 152 आगे आएगा, कोई क्लैरिकल कोई गलती नंबरों वगैरह की कोई हो गई हो तो उसको रेक्टिफाई करवाने के लिए ये सेक्शन है। फिर पावर अंडर रूल 16, ये सारा आप देख लेना। ये स्पेसिफिकली सब सेक्शन 2 में मेंशन किया है कि भाई ये पावर्स उसके पास डेफिनेटली हों। जनरल पावर्स तो सारी हम कह रहे हैं सब सेक्शन 1 में कि उसके पास हैं, लेकिन स्पेसिफिकली सेक्शन 2 में मेंशन कर दिया गया है। अच्छा, अब ये सेक्शन 43, इसमें क्या कह रहे हैं? एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री पास्ड बाय अ सिविल कोर्ट इन प्लेसेस टू विच दिस पार्ट डज नॉट एक्सटेंड और इन फॉरेन टेरिटरी। अब ये सेक्शन थोड़ा सा टेक्निकल है। अब इसमें कहते क्या है? Any decree passed by a civil court established in any area in Pakistan to which the provisions relating to the execution do not extend। कोई भी एक ऐसी अदालत है जो कि पाकिस्तान में है और उसने एक डिक्री पास कर दी है। एनी डिक्री पास्ड बाय ए सिविल कोर्ट इस्टेब्लिश्ड, कुछ सिविल कोर्ट है इस्टेब्लिश है पाकिस्तान में, लेकिन मसला क्या है कि उस पर CPC एप्लीकेबल नहीं है। डिक्री उसने पास कर दी है लेकिन CPC एक्सटेंड नहीं हो रही, तो उसकी फिर एग्जीक्यूशन कैसे होगी? ये क्वेश्चन उठ गया ना। ये कह रहे हैं कि जो रिलेटिंग टू एग्जीक्यूशन डू नॉट एक्सटेंड, CPC के फॉर इंस्टेंस ये जो एग्जीक्यूशन का पार्ट है वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। एक सिर्फ एग्जांपल के लिए ले लेते हैं बात को कि कोई हमारा ये ट्राइबल एरिया फॉर इंस्टेंस, वहाँ की कोई कोर्ट है, उसने एक डिक्री तो पास कर दी है, वो इस्टेब्लिश्ड सिविल कोर्ट है, बट उस पर यहाँ पे उस इलाके में एग्जीक्यूशन की ये CPC का पार्ट एप्लीकेबल नहीं होता। तो अब एग्जीक्यूशन कैसी होगी, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। मे इफ इट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट बाई may if it cannot be executed within the jurisdiction of the court by which it is passed be executed in manner herein provided within the jurisdiction of any court in Pakistan। तो भाई वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई और कोर्ट जहाँ पे CPC एप्लीकेबल है वहाँ पे जाके उसको एग्जीक्यूट करवाई जा सकती है। ऐसे नहीं हो सकता कि उस कोर्ट ने डिक्री तो पास कर दी है लेकिन वो एग्जीक्यूट इस वजह से नहीं हो सकती कि वहाँ पे एग्जीक्यूशन की प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है CPC के। वो कह रहे हैं इसका फिर ये दूसरा तरीका है कि जो भी दूसरी को पाकिस्तान की कोर्ट है ना वहाँ जाके कर दो जहाँ पे CPC के ये एग्जीक्यूशन की प्रोविजंस एप्लीकेबल है। मे इफ़ इट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट बाई विच इट वॉज पास्ड, अब उसकी तरफ से नहीं, बी एग्जीक्यूटेड इन मैनर हेयर इन बिफोर प्रोवाइडेड विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी कोर्ट इन पाकिस्तान। एनी सॉरी ये एक मिनट ठहरो, मुझे दोबारा एक मिनट देखने दो। एनी डिक्री विच पास्ड बाई अ सिविल कोर्ट एस्टैब्लिश्ड इन एनी एरिया इन पाकिस्तान टू विच द प्रोविजंस ऑफ रिलेटिंग टू एग्जीक्यूशन डू नॉट एक्सटेंड मे इफ इट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट by which it was passed be executed in manner herein provided within the jurisdiction of any court in Pakistan। तो वही बात आ गई, मैं ठीक था कि पाकिस्तान में किसी भी दूसरी कोर्ट में जाके जहाँ पे CPC एप्लीकेबल है वहाँ पे जाके उस डिक्री की एग्जीक्यूशन करवाई जा सकती है। ये सिंपल वर्ड्स में कहा गया। 44A, अच्छा अब ये है फॉरेन ये जो जजमेंट्स होती हैं उनसे रिलेटेड। 44A, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज पास्ड बाय अ कोर्ट इन द यूनाइटेड किंगडम और एंड अदर रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी, यानी UK ने या जो पाकिस्तान के दूसरे मुल्क जिनके साथ ताल्लुकात हैं, जो लिस्ट आती है एक फेडरल गवर्नमेंट की, उसमें जो ममालिक होते हैं, अगर उनकी तरफ से कोई डिक्री वगैरह पास की गई हो तो उसको कैसे एग्जीक्यूट करवाना, ये उससे रिलेटेड है। देखें, where a certified copy of a decree of any
any of the superior courts of United Kingdom or any reciprocating territory has been filed in a district court. The decree may be executed in Pakistan if it had been passed by the district court. देखिए कोई यहाँ पे हमें बात ये समझ आती है कि यूके या जो भी ममालिक की लिस्ट हमें फेडरल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की हुई है उनकी तरफ से कोई अगर डिक्री पास की गई तो वो पाकिस्तान में एग्जीक्यूट हो सकती है। उसके लिए हमें कैसे उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी लाएंगे हम और ला के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सिविल कोर्ट में नहीं, हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एग्जीक्यूशन फाइल करेंगे और वो एग्जीक्यूट होंगी ऐसे ही जैसे वो डिक्रीज पाकिस्तान की कोर्ट ने पास की है। ठीक है, ये कहा गया। सब सेक्शन 2, together with the certified copy of the decree shall be filed a certificate from such superior court stating the extent, if any, to which the decree has been satisfied or adjusted। अब ये वो कह रहे हैं कि जो हमने एग्जीक्यूशन के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करनी है ना, एक तो सर्टिफाइड कॉपी होगी, हम उसके साथ साथ हम एक सर्टिफिकेट भी उसी फॉरेन कोर्ट का देंगे जिस पे ये लिखा होगा कि हमें बताया जाएगा कि अगर इस डिक्री को किसी हद तक सेटिस्फाई कर लिया गया, यानी फॉर इंस्टेंस 10 लाख रुपए की डिक्री वहाँ की यूके की अदालत ने पास कर दी, 5 लाख वहीं पे पे हो गए हैं, सेटिस्फाई हो गई, 5 लाख बकाया है, तो वो कह रहे हैं कि वो ये सर्टिफिकेट पे ये मेंशन होगा कि कितनी सेटिस्फाई हो गया डिक्री या एडजस्ट हो गया किसी मैटर में और कितनी बकाया उसकी हद तक आप एग्जीक्यूशन करें, तो ये सर्टिफिकेट होगा। If any to which the decree has been satisfied or adjusted, and such certificate shall, for the purposes of proceeding under this section, be conclusive proof of the extent of satisfaction or adjustment। वो कह रहे हैं कि ये जो सर्टिफिकेट होगा ना, ये कंक्लूसिव प्रूफ होगा। अब ये अगर आप QSO पढ़ें तो कंक्लूसिव प्रूफ यानी उसको बिल्कुल माना जाएगा कि ये बिल्कुल ठीक है, इस हद तक ये डिक्री सेटिस्फाई हो चुकी है और इस हद तक रहती है, एडजस्ट हो चुकी है, नहीं हो चुकी, सारा कुछ इस सर्टिफिकेट में भी लिखा जाएगा। तो कोई फॉरेन डिक्री अगर उसको करना है एग्जीक्यूट पाकिस्तान में, तो क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके एप्लीकेशन देनी है और वहाँ से वो एग्जीक्यूट होगी प्लस सर्टिफिकेट के साथ। सब सेक्शन 3, द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 47, ये सेक्शन 47 आगे आ रहा है। इसमें बेसिकली ये बताया गया कि जितने भी मैटर्स होंगे वो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट से ही फाइल किए जाते हैं, वो उससे रिलेटेड ये जितने भी ऑब्जेक्शंस वगैरह हैं वो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में ही आपने लेने हैं किसी भी डिक्री से रिलेटेड। अब ये कह रहे हैं द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 47 शेल as from the filing of the certified copy of the decree apply to the proceedings of a district court executing a decree under this section, and the district court shall refuse execution of any such decree। अगर सेक्शन 47 भी यहाँ पे अप्लाई होगा उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स कर रही है एग्जीक्यूशन की, and the district court shall refuse the execution of any such decree if it is shown to the satisfaction of the court that the decree falls within any of the exceptions specified in clause A to F of section 13। अब हमने सेक्शन 13 शुरू में पढ़ा था, वो फॉरेन कोर्ट से रिलेटेड था। वहाँ पे ये हमें सेक्शन 13 में A से लेके F तक मुख्तलिफ कंडीशंस बताई गई थी, सर्कमस्टांसेस थे कि किल में जो फॉरेन जजमेंट्स हैं वो कंक्लूसिव नहीं होगी। मसलन वो अगर तो कोर्ट कम्पिटेंट, फॉरेन कोर्ट कम्पिटेंट नहीं थी, उसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं थी, उसमें नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को वायलेट किया गया था, तो इस किस्म के काफ़ी सारे उसमें बातें लिखी हुई थी, वो फ्रॉड की बेस पे फॉरेन कोर्ट से ली गई हैं। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक तो सब सेक्शन 3 में कि जो 47 है, अकॉर्डिंग टू 47 हम ऑब्जेक्शंस रेज करते हैं एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में। वो कह रहे हैं सेक्शन 47 यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे अप्लाई होगा, यानी ऑब्जेक्शंस हम यहाँ पे फाइल करेंगे। और अगर हमने कोर्ट को इस बात पे सेटिस्फाई कर लिया कि ये फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव नहीं है, इसको नहीं माना जा सकता क्योंकि जो एक्सेप्शंस बताई गई हैं सेक्शन 13 में, उनमें से किसी में ये जजमेंट फॉल करती है, तो कोर्ट इनकार कर देगी कि भाई हमने इसकी एग्जीक्यूशन नहीं करवानी, ये डिक्री फ्रॉड के थ्रू ली गई है, या इसमें नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल नहीं हुए, या वो फॉरेन कोर्ट कम्पिटेंट नहीं थी, वो जितनी भी बातें थी उनमें से कोई एक भी प्रूव कर दी ना, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कभी भी उसकी एग्जीक्यूशन नहीं कराएगी, इनकार कर देगी। अच्छा, एक्सप्लेनेशन 1 क्या कह रही है, सुपीरियर कोर्ट्स। अब ये सुपीरियर कोर्ट्स कौन सी होती है?
स्पीरियस कोर्ट्स विद रेफरेंस टू द यूनाइटेड किंगडम मींस, अब ये हाई कोर्ट इंग्लैंड उसकी कोई डिक्री हो, सुपीरियर कोर्ट ऊपर वर्ड आया ना कि यूनाइटेड कोर्ट, यूनाइटेड किंगडम की सुपीरियर कोर्ट। अब ये कह रहे हैं कि ये सुपीरियर कोर्ट है कौन सी, अगर तो यूके है, इंग्लैंड है, तो इसकी हाई कोर्ट। कोर्ट ऑफ सेशन होगी अगर स्कॉटलैंड की तो उसको सुपीरियर कोर्ट हम कहेंगे। नॉर्दर्न आइलैंड की हाई कोर्ट को हम सुपीरियर कोर्ट कहेंगे। तो ये इस तरह बताई गई हैं। फिर एक्सप्लेनेशन 2 में ये रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी ही कौन सी होगी। अब इसका मतलब है यूनाइटेड किंगडम एंड सच अदर कंट्री और टेरिटरी एज द सेंट्रल गवर्नमेंट यानी हमारी फेडरल गवर्नमेंट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय नोटिफिकेशन और ऑफिशियल गजट डिक्लेयर टू बी रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन एंड द सुपीरियर कोर्ट्स विद रेफरेंस। अब वो ये रेसिप्रोकेटिंग जो कंट्रीज़ है ना उसकी एक लिस्ट फेडरल गवर्नमेंट बताती होती है कि भाई इन कोर्ट्स की डिक्रीज़ को यहाँ पे इस तरह माना जाएगा, इनके साथ हमारे ताल्लुकात है। तो ये फर्दर वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये फेडरल गवर्नमेंट ने नोटिफाई करना होता है। एक्सप्लेनेशन 3 डिक्री का, अब यहाँ पे विद रेफरेंस टू अ सुपीरियर कोर्ट मींस, सुपीरियर कोर्ट की डिक्री का क्या मतलब होगा। अब ये इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। मींस एनी डिक्री और जजमेंट, कोई डिक्री है कोई जजमेंट है ऑफ सच कोर्ट अंडर विच अ सम ऑफ मनी इज़ पेएबल not being a sum payable in respect to taxes or other charges of like an fine हो या other penalty, इससे रिलेटेड नहीं। देखें यूके में किसी को फ़ाइन हो गया या किसी ने कोई टैक्स पे नहीं किया, उससे रिलेटेड कोई सूट था उसमें डिक्री हो गई है, कोई चार्जेस थे उसके गवर्नमेंट के या जो भी, उसने वो पे नहीं किए। तो वो कह रहे हैं कि ये जो हमने डिक्री को कंसिडर करना है ना उस सुपीरियर कोर्ट की, वो इससे रिलेटेड नहीं होनी चाहिए। वो मनी डिक्री तो होगी लेकिन इन चीज़ों से रिलेटेड नहीं। दोबारा देखें, डिक्री विद रेफरेंस टू ए सुपीरियर कोर्ट मींस एनी डिक्री और जजमेंट, कोई डिक्री या जजमेंट ऑफ सच कोर्ट अंडर विच अ सम ऑफ मनी इज़ पेएबल, वो सम ऑफ मनी तो पेएबल है, नॉट बीइंग अ सम पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेस, टैक्स के लिए, अदर चार्जेस या फ़ाइन के लिए या अदर कोई उसको पेनल्टी लगी हो, तो इस किस्म की अगर कोई डिक्री है इससे रिलेटेड तो वो नहीं। एंड और आगे फर्दर फिर इसको कह रहे हैं विद रेफरेंस टू सुपीरियर कोर्ट्स इन यूनाइटेड किंगडम इंक्लूड्स जजमेंट गिवन एंड डिक्रीज मेड इन एनी कोर्ट इन अपील्स अगेंस्ट एनी सच डिक्रीज और जजमेंट। वो कह रहे हैं कि सुपीरियर कोर्ट्स की यूनाइटेड किंगडम में जो जजमेंट्स हैं विद रेफरेंस टू द सुपीरियर कोर्ट्स इन यूनाइटेड किंगडम इंक्लूड्स, अब यूनाइटेड किंगडम की हद तक वो कह रहे हैं कि जो सुपीरियर कोर्ट्स की हैं इंक्लूड्स क्या करती हैं, जजमेंट गिवन एंड डिक्री मेड इन एनी कोर्ट इन अपील अगेंस्ट सच डिक्रीज और जजमेंट्स। तो ये वो अपील में भी जो डिक्री और जजमेंट वगैरह ना वो सारा कुछ इसमें इंक्लूड होगा। बी इन नो केस इंक्लूड्स एन आर्बिट्रेशन अवार्ड इवन इफ सच अवार्ड इज़ इन्फोर्सेबल एज ए डिक्री और जजमेंट। क्लियरली कह रहे हैं कि भाई जो आर्बिट्रेशन ने किसी सालसी कोई अवार्ड हुआ है ना बाहर में, तो वो उसको यूके के लिए अगर वहाँ पे हुआ तो उसको हमने इसमें नहीं मारना, उसको एग्जीक्यूट नहीं करवाया जाएगा। 46 ये आज का लास्ट सेक्शन है, कल 47 से आगे चलेंगे। प्रीसेप्ट, अब ये क्या होता है। सब सेक्शन 1 अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ ए डिक्री होल्डर, यानी जिसकी फेवर में डिक्री आई है डिक्री होल्डर, वो एक एप्लीकेशन देगा। on the application of decree holder, the court which passed the decree may, whenever it thinks fit, issue a precept to any other court which would be competent to execute such decree to attach any property belonging to judgment debtor and specified in the precept। अब किसी की है कोई वो किसी अगर डिक्री होल्डर जजमेंट डेटर की किसी प्रॉपर्टी को अटैच करवाना चाहता है तो उसके लिए वो ये कह रहे हैं कि वो एक एप्लीकेशन देगा इस कोर्ट को जिसने डिक्री पास की है, वो यहाँ पे एक प्रीसेप्ट बनाएगी। प्रीसेप्ट होता है हुक्मनामा। वो किसी कोर्ट को दूसरी को भेज दिया जाएगा और वहाँ की वो कोर्ट उसको फिर प्रॉपर्टी को अटैच करेगी। ये इससे रिलेटेड है। अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ ए डिक्री होल्डर द कोर्ट विच पास द डिक्री मे वेन एवर इट थिंक्स फिट, या उसको लगता है ठीक है, इशू अ प्रीसेप्ट टू एनी अदर कोर्ट विच वुड बी कम्पिटेंट टू एग्जीक्यूट सच डिक्री टू अटैच एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू जजमेंट डेटर एज स्पेसिफाइड। तो वो प्रीसेप्ट में
किसी भी कोर्ट को कह सकती है जो कॉम्पिटेंट होगी कि भाई ये इसकी प्रॉपर्टी है, इसको आप अटैच कर लो, वो स्पेसिफाई करेगी उस प्रीसेप्ट में भाई जो भी उसकी डिटेल्स है। सब सेक्शन 2, द कोर्ट टू विच प्रीसेप्ट इज सेंट शैल प्रोसीड टू अटैच द प्रॉपर्टी इन मैनर प्रेस्क्राइब्ड इन रिगार्ड ऑफ। अब ये जिस कोर्ट को ये प्रीसेप्ट भेजा गया है ना, वो फिर ऐसे ही उसको अटैच करेगी जैसे एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में कोर्ट करती है ना किसी प्रॉपर्टी को अटैच, उसी तरह करेगी। अब ये आगे फर्दर कह रहे हैं कि ये अटैचमेंट कितनी देर तक रहेगी। प्रोवाइडेड दैट नो अटैचमेंट अंडर अ प्रीसेप्ट शैल कंटिन्यू फॉर मोर देन 2 मंथ्स। पहली बात आगे वो कहते हैं मैक्सिमम 2 मंथ्स, 2 मंथ से ज़्यादा के लिए किसी प्रॉपर्टी को थ्रू प्रीसेप्ट अटैच नहीं किया जाएगा, अनलेस जब तक कि द पीरियड ऑफ अटैचमेंट इज एक्सटेंडिंग बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट विच पास द डिक्री। अगर तो उस कोर्ट ने कहा 2 महीने के लिए किया और इसको 1 महीने के लिए कर लो फिर तो ठीक है, अदरवाइज 2 महीने से ज़्यादा नहीं। और अनलेस बिफोर द डिटर्मिनेशन ऑफ सच अटैचमेंट द सेल हैज़ सॉरी or unless before the determination of such attachment the decree has been transferred to the court by which the attachment has been made and the decree holder has applied for an order for sale of such property। या फिर अगर तो देखिए पहली बात आ गई 2 महीने से ज़्यादा नहीं करना, दूसरी बात ये आ गई कि जिस कोर्ट ने कहा था इसको अटैच करो वो अगर इसको फर्दर एक्सटेंड कर रही है तो फर्दर हो जाएगी। तीसरी बात वो ये कर रहे हैं, या फिर ये जो अटैचमेंट वाला क्वेश्चन था इसको डिटर्मिनेशन में ही अगर जो डिक्री होल्डर था उसने एक एप्लीकेशन दे दी कि इसको सेल कर दो तो उस मैटर तक फिर इसको अटैच रखा जाएगा। और अनलेस बिफोर द डिटर्मिनेशन ऑफ अटैचमेंट द डिक्री हैज़ बिन ट्रांसफर्ड टू द कोर्ट, ये अटैचमेंट का मैटर डिसाइड होने से पहले ही डिक्री को ट्रांसफ़र कर दिया गया है to the court by which attachment has been made। ट्रांसफ़र कर दिया गया है इस डिक्री को जिस कोर्ट ने, अब मुल्तान में लाहौर में प्रॉपर्टी अटैच होगी, ठीक है। अब इसी दौरान ये डिक्री उधर ही भेज दी गई है लाहौर वाली अदालत को जिसने अटैच की थी कि आप करो, एंड द डिक्री होल्डर हैज़ अप्लाइड फॉर एन ऑर्डर फॉर सेल, और डिक्री होल्डर ने साथ एप्लीकेशन भी दे दी है कि आप इसको सेल करो, तो इस सूरत में वो अटैचमेंट कंटिन्यू रहेगी। क्लियर हो गया। 3 बातें, 2 महीने एक्सटेंड किया जा सकता है या फिर जिसने अटैच किया उसको डिक्री ट्रांसफ़र कर दी जाए कि एग्जीक्यूट करो, और इस दौरान पे डिक्री होल्डर अगर एप्लीकेशन दे दे कि इसको सेल करो तो फिर वो उतनी देर तक अटैचमेंट उसकी रहेगी। कोई क्वेश्चन यहाँ तक 46 तक हमारा हो गया, कल इंशाल्लाह आगे करेंगे। होपफुली कल मेरी कोशिश होगी कि 74, 5 जितने भी सेक्शंस हैं ना उनको कंप्लीट कर लिया जाए। ठीक है, कल मिलते हैं फिर इंशाल्लाह।